हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए लाए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के सामान्य विज्ञान के बहुविकल्पीय 15 प्रश्नों का सेट। और आज हम शुरू कर रहे हैं पहला सेट। और देखिए, पहले सेट का पहला क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है, देखिए, हर्ट्ज, रेडियन या कैंडिला या रेडियन प्रति सेकेंड। तो यहाँ ये रेडियन है, माँ ज्यादा छप गया है तो कोई बात नहीं। देखिए, हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। आप लोगों को जानकारी होगी, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। और रेडियन जो है वो किसका मात्रक होता है? वो कोण का मात्रक होता है। कोण का मात्रक होता है, ये रेडियन लिखा है। तो रेडियन किसका मात्रक है? कोण का। और कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। और फिर क्या बचा? यही ऑप्शन बचा, रेडियन प्रति सेकेंड। तो यही मात्रक क्या होगा? कोणीय वेग का मात्रक होगा, रेडियन प्रति सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन, संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट प्रणाली कार्य करती है। रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ये क्वेश्चन है। क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से कम है या पारे से ज्यादा? क्योंकि लोहे व पारे के घनत्व समान होते हैं, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, और घनत्व का तैरने से कोई संबंध नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ घनत्व है, ये मान लो कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, पानी हो सकता है, पारा भी है, कोई बात नहीं, कोई सा भी लिक्विड है। अगर इसका घनत्व अधिक है, अगर इसका घनत्व अधिक है और इसमें डूबने वाली कोई, मान लीजिए कील हम बना रहे हैं, ये कील है और इसका घनत्व क्या है? कम है। इसका मान लीजिए घनत्व कम हुआ तो क्या होगा? तो घनत्व अधिक होगा और कील का घनत्व कम होगा तो ये कील डूबेगी नहीं बल्कि तैरती रहेगी। ये कील जो है क्या होगा? तैरेगी। और अगर इस कील का घनत्व ज्यादा है और लिक्विड का घनत्व, जो यहाँ लिक्विड है इसका घनत्व कम है, तो ये कील क्या होगा? तैरेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी। ये कील डूब जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो घनत्व अधिक होने पर नहीं डूबेगी कील और घनत्व कम होगा तो कील डूब जाएगी। तो ये जो सवाल का आंसर हुआ, देखिए कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, तो जब पानी से अधिक घनत्व होगा तो कील डूब जाएगी, और पारे से कम है घनत्व तो क्या होगा? पारे के ऊपर तैरेगी, नहीं डूबेगी। तो इसका आंसर हुआ तीसरा ऑप्शन सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारहीनता का अनुभव कब होता है? जब गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो, जब गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो, जब गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक हो, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है भारहीनता तब होगी जब गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए यहाँ पर हमें भार का अनुभव होता है, भारहीनता का अनुभव नहीं होता। और जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वहाँ पर भारहीनता का अनुभव होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ की डालियों को जोर से हिलाने पर फल नीचे क्यों गिर जाते हैं? देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, या गतिज ऊर्जा के कारण, या जड़त्व के कारण। देखिए, पेड़ की डालियों को हम जोर से हिलाएंगे तो जड़त्व के कारण जो फल हैं वो नीचे गिर जाते हैं, ना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के कारण। तो इसका राइट आंसर हुआ फोर्थ। देखिए, जड़त्व का जो नियम है ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था।
न्यूटन के गति विषयक नियम थे, तो इसने प्रथम नियम दिया जड़त्व का, जिसमें क्या कहा कि अगर कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। इसी तरह जब हम बस में बैठे होते हैं, बस में बैठे हैं मान लीजिए सीट पर, तो क्या होता है कि अचानक ब्रेक लगने पर क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? जड़त्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन उद्योग में कौन सा मूल रासायनिक अम्ल माना जाता है? देखिएगा, कौन सा रासायनिक अम्ल जो है, जो मूल रासायनिक होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नमक का अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, रसायन उद्योग में जो मूल रासायनिक अम्ल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर कैंसर या ल्यूकीमिया के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है और वह उत्सर्जित करता है। तो वो क्या उत्सर्जित करता है? रुधिर कैंसर का जो इलाज है वो किससे किया जाता है? कोबाल्ट 60 से किया जाता है। कोबाल्ट 60 से। तो ये किस काम में आता है? ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा या गामा, या ये सब? तो इसका राइट आंसर है गामा किरणें। ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसको ध्यान रखें, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ के भंडार सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भारत के अंदर यूरेनियम, थोरियम, क्रिप्टॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, थोरियम के भंडार भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ये तीनों ही रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, और ये भारत में केवल थोरियम के ही भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन। अब आता है देखिए नेक्स्ट, किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो देखिएगा, किसके उत्सर्जन से? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, या गामा किरणें? तो देखिए बीटा इसका आंसर हुआ। बीटा किरणों के उत्सर्जन से, सेकंड आंसर हुआ, बीटा किरणों के उत्सर्जन से क्या होता है? समभारिक। बीटा किरणों के उत्पन्न से समभारिक उत्पन्न होते हैं। समभारिक आप लोग जानते ही होंगे, समभारिक और समस्थानिक आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीन समस्थानिक होते हैं जिनके ये परमाणु क्रमांक बराबर होंगे। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु भार जो है क्या होंगे? भिन्न होंगे, तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। ये आप लोगों को परिभाषा पता भी होगी। चलिए, और समभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु भार क्या होंगे? अलग अलग तत्व होंगे ये, और अलग अलग तत्वों के परमाणु भार तो समान होंगे, लेकिन आर्गन और जैसे कैल्शियम है, इनके परमाणु भार तो बराबर हैं, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। आर्गन 18 और कैल्शियम का 20, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे लेकिन परमाणु भार समान होंगे, तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक तत्व बनते हैं, इसको ध्यान रखें। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या पोलोनियम? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक आइसोटोप्स होते हैं। सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके होते हैं? पोलोनियम के। और आपको बता दें कितने होंगे? 27 समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। तो राइट आंसर हुआ इसका फोर्थ, यानी कि पोलोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्गीकी के जनक हैं। देखिए वर्गीकी के जो जनक हैं वो हैं रॉबर्ट हुक, हिप्पोक्रेट्स, ह्यूगो डी ब्रीज या कैरोलस लीनियस। देखिए आपको सबके बारे में बता देते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान की स्थापना की और कोशिका की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, सेल की। और हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र की खोज की। और ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए। ह्यूगो डी ब्रीज ने किसके सिद्धांत दिए? उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिया। और कैरोलस लीनियस को तो फिर तो डेफिनेटली आंसर आपको पता हो ही गया कि इसका राइट आंसर है कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ही वर्गीकी के यानी कि टैक्सोनॉमी के जनक हैं। ये टैक्सोनॉमी के जनक कहे जाते हैं। वर्गीकी का मतलब है टैक्सोनॉमी। और इनको द्विनाम पद्धति का जनक भी माना जाता है। द्विनाम पद्धति, ध्यान रखिएगा, द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन है? कैरोलस लीनियस। और वर्गीकी के जनक भी कैरोलिनियस हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है पित्त रस कहाँ बनता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पित्त रस कहाँ बनता है? पित्ताशय में, किडनी में, फेफड़ों में या लीवर में? तो देखिएगा पित्त रस जो है पित्ताशय में नहीं बनता। पित्ताशय में तो क्या होता है? संग्रहित होता है। बनता कहीं और है और इकट्ठा यहाँ रहता है, संग्रहित रहता है। तो किडनी का काम आपको पता होना चाहिए। किडनी क्या काम करती है? ब्लड यानी रुधिर का शुद्धिकरण करती हैं। ब्लड को क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं। ये रक्त को शुद्ध करेंगी। और फेफड़े क्या काम करते हैं? CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं। CO2 व O2 का आदान प्रदान करेंगे, आदान प्रदान करना। और दूसरी बात, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन लेके ब्लड को शुद्ध करते हैं। और ब्लड को शुद्धिकरण करने का काम फेफड़ों का भी है। तो आंसर हुआ इसका पित्त रस कहाँ बना? लीवर। और लीवर को और क्या कहते हैं हम? यकृत भी कहते हैं और कलेजा भी कहा जाता है। यकृत को ही हम कलेजा भी कहते हैं। यकृत, कलेजा और लीवर एक ही है। और यहाँ पित्त रस बनता है। और पित्त रस का काम है ही भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना। आप लोगों को पता होगा भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना होता है। और जीवाणुओं को मारने का काम भी, जीवाणुओं को क्या करता है? जीवाणु को मारना। जीवाणुओं को, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको मारने का काम भी यकृत करता है। और दूसरी बात, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी यकृत करता है। ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में। इसको ध्यान रखें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम होते हैं। देखिए एंजाइम के बारे में बिल्कुल सीधा है, कुछ नहीं कहें। एंजाइम की खोज कुहने ने नाम दिया था। कुहने ने एंजाइम शब्द दिया। और बुकनर ने इस एंजाइम की खोज की थी। बुकनर ने एंजाइम की खोज की। और एंजाइम क्या होते हैं? सीधे प्रोटीन होते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे की ओर। पेशी को अस्थि से जोड़ता है। देखिए पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम कंडरा, स्नायु पेशी, ऊतक या इनमें से कोई नहीं क्या करता है? तो इसका राइट आंसर है पहला, पेशी को अस्थि से जोड़ता है कंडरा। इसका मतलब यह है बोन टू मसल। बोन टू मसल यानी कि पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम किसका है? टेंडन का। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेंडन, यानी कि कंडरा को। और बोन टू मसल आ जाए, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं लीगामेंट्स। वो कौन होते हैं? लीगामेंट्स। और लीगामेंट्स को क्या कहते हैं हम? स्नायु कहते हैं। तो स्नायु क्या करते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, ह्यूमरस या स्कैपुला या स्टेप्स? तो इसका राइट आंसर है चौथा, स्टेप्स। स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और ये कहाँ पाई जाती है?
हमारे कान में यानी कि ईयर्स में पाई जाती है। और कान में 3 और 3 6 हड्डियां होती हैं, 3 इस कान बाएं कान में और 3 दाएं कान में। तो टोटल कानों में 6 हड्डियां होती हैं और जिनके नाम है एनविल, स्टाइपेज और हामड़। तो हामड़, स्टेप्स एंड एनविल, तो ये 3 अस्थियां इस कान में होती हैं बाईं तरफ और 3 ही दाईं तरफ वाले कान में होती हैं। तो आज ये 15 प्रश्नों का सेट आपका कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर हमारी अगली वीडियोस मिल जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।